बैक टू आवर चैनल। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कि हाउ टू मेक एनी केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। तो उस पर आज हमारा डिस्कशन है। तो जल्दी में इस टॉपिक को कवर करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके फर्स्ट चैप्टर से केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि किसी केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स में बड़े आराम से पूछा जा सकता है, क्योंकि किसी इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए 3 पॉइंट है, 3.3 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आराम से, 3 मार्क्स में आया भी है बोर्ड में ये क्वेश्चन। तो टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो आते हैं टॉपिक पे। देखिए यहाँ पर पहले से लिखे हुए हैं हाउ टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। इक्वेशंस को इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। अब इसका मतलब समझिए। सबसे पहले ये चीज आप समझिए, अभी तक आप जितना भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किए हैं वो इक्वेशंस में सिर्फ आप ये देखते हैं कि कौन कंपाउंड और कौन एलिमेंट है, उसका कितना नंबर ऑफ एटम है, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सिर्फ इतना ही पता चलता है। और वो केमिकल इक्वेशंस कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है। तो बात यहां पर यही हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या करें इक्वेशन में जिससे कि वो इक्वेशन को देखे तो इक्वेशन बोले, देखकर सारा चीज पता चले कि अच्छा तो ये सॉलिड में है, ये गैसियस स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में। तो कुछ ये सब चीजें जो कि वहां पर लिखने से उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाता है। तो आप देखिए यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस मींस डिमेरिट ड्रॉबैक्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस का खामी क्या क्या हो सकता है, लिमिटेशंस क्या क्या हो सकता है। तो आप आराम से ये सब बात बोल सकते हैं कि by seeing the chemical equations we are not able to know that whether the heat is evolved or absorbed। या आप ये भी बोल सकते हैं by seeing the chemical equations we are not able to know the physical states of reactants as well as products, है ना। और आप ये भी बोल सकते हैं कि we are not able to know whether in which condition the chemical equation is takes place। ये सारा बात आप बोल सकते हैं लिमिटेशन में। तो अब ये खामी जो है केमिकल इक्वेशन का, इसको खत्म करना है तो उसके लिए उसको और इंफॉर्मेटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं एनसीईआरटी में शायद पेज नंबर 5 में शायद, हाँ, वहां पर आप देखे होंगे कि बैलेंसिंग को करने के लिए स्टेप्स दिया हुआ है। शायद 6 या 7 स्टेप में ये दिया है कि केमिकल इक्वेशंस को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं। वो आपके बुक में वहां पर एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होगा जहां आपको ये आया हो कि उसको फिजिकल स्टेट वहां पर लिखिए, और वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन से स्टेट में वो वहां पर लिखना पड़ता है, कंडीशंस क्या क्या है, वो सारा चीज। तो वही अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं एकदम यहाँ पर क्लियरली देखते हैं। ये 3 पॉइंट हमारा लिखा हुआ है कि किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे इंफॉर्मेटिव बनाए। इंफॉर्मेटिव मतलब इंफॉर्मेशन देने वाला, मतलब अगर आप केमिकल इक्वेशन को देखें तो देखते के साथ ही बहुत सारा इंफॉर्मेशन मालूम चलने लगे। तो क्या क्या है, तो 3 तरीका है। सबसे पहला तरीका जो है बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट अगर आप बता देते हैं कि वो सॉलिड में, लिक्विड में या गैसियस में है, तो इससे जो है केमिकल इक्वेशंस और इंफॉर्मेटिव होगा या नहीं होगा। क्योंकि आप ही देखिए किसी के बगल में अगर ऐसा कुछ इंडिकेट किया हुआ है कि ये सॉलिड है, तो वो इक्वेशन में ही देख के पता चल गया ना कि हाँ भैया तुम सॉलिड हो, बहुत सॉलिड हो, तुम लिक्विड हो, तुम गैस हो। तो ये सारा चीज जो है पता चल जाएगा, ये इंडिकेट करने से इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। सेकेंड आता है इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेक्स प्लेस इन द रिएक्शंस। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें हीट किसी में निकलता है, किसी में हीट देना पड़ता है। तो वो चीज अगर आप इंडिकेट करते हैं केमिकल इक्वेशन में, तो इससे भी और इंफॉर्मेशन देने वाला केमिकल इक्वेशन बन जाएगा, है ना। अब आते हैं थर्ड वाले में, बोलते हैं कि कंडीशन अगर बता देते हैं बाय इंडिकेटिंग, अगर आप कंडीशन बता देते हैं कि किस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है,
तो इससे भी और इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। जैसे देखिए बहुत कॉमन सा इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का, आप कब से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें आप देखते हैं कि एरो के ऊपर क्लोरोफिल और सनलाइट इस तरह से लिखा रहता है। तो वो बताता है कि ये रिएक्शन किस कंडीशन में हुआ है, जब सनलाइट है और क्लोरोफिल जब मौजूद है तो ही जाके फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो सकता है ना। तो ये हुआ कंडीशन। तो ये तीन चीज अगर आप किसी भी केमिकल इक्वेशन में बता देते हैं तो वो उससे हो जाता है इंफॉर्मेटिव, है ना। तो अभी देखिए सिर्फ इतना सा लिखने से आपको 3 मार्क्स नहीं मिलने जा रहा है, आपको हर एक की केस का एक एक एग्जाम्पल देना जरूरी है। एग्जाम्पल दे देंगे तो फिर क्या होगा कि आप 3 का 3 मार्क्स आप आराम से यहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाले पॉइंट पे हम लोग आते हैं, ये आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। और क्या करते हैं, सबसे पहला वाला जो पॉइंट है ना हमारा, उस पर डिस्कशन करते हैं, इसको करते हैं रव और पहले वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर पहले वाले पॉइंट के लिए यहाँ पर 4 पॉइंट लिखा हुआ है, इसको बड़ा ध्यान देना है। क्या था पहला पॉइंट हमारा ये ना कि फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देना है, तो उसके लिए आपको ये 4 पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर सॉलिड स्टेट में है ना, तो उसके लिए ब्रैकेट में एस देना है, सॉलिड को एस से देना, इंडिकेट करना है। लिक्विड स्टेट में अगर है तो एल से, गैसेस स्टेट में अगर है तो स्मॉल जी से, और एक्वस सॉल्यूशन अगर है तो उसको ए क्यू से इंडिकेट करते हैं। जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट हुआ ब्रैकेट में ए क्यू लिख देना है। अभी क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस सभी को समझ में आता है। एक्वस सॉल्यूशन में बहुत लोगों को दिक्कत हो जाता है कि एक्वस सॉल्यूशन होता क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे नोट में हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि एक्वस सॉल्यूशन मींस दैट सॉल्यूशन मेड इन वाटर। एक्वस सॉल्यूशन जब कभी भी लिखा रहता है या कभी भी अगर एक्वस सॉल्यूशन दिया रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो सॉल्यूशन किस में मिला हुआ है, पानी में बना है। वो सॉल्यूशन पानी से बना है या उसमें पानी है, वाटर प्रेजेंट है उसमें, तो उसको एक्वस बोलते हैं, एक्यू। ठीक है, तो ये हो गया उसका सिंबल इस तरह से। अभी देखिए कि कैसे कि एग्जाम्पल देते हैं जिससे कि आपको ये और क्लियर हो जाएगा। इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अभी जैसे देखिए एक एग्जाम्पल में स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं आपको, ठीक है, आप उसको रिलेट कर लीजिएगा। एक ऐसा रिएक्शन जो आप लोग बहुत कॉमन है, पढ़े थे क्या, कि व्हेन जिंक रिएक्ट विथ H2SO4 मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। अभी देखिए स्टेटमेंट में अगर ये बात लिखा है कि व्हेन जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देन इट गिव्स जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस। अगर ऐसा स्टेटमेंट है तो देखिए अगर आपको फिजिकल स्टेट देना है तो कैसे देंगे। जिंक, व्हेन जिंक रिएक्ट विथ, तो जिंक के लिए क्या लिख दिए, Zn, ठीक है। अब जिंक क्या है, मेटल। आपको मालूम है मैक्सिमम मेटल क्या, सॉलिड स्टेट में, एक ही मेटल लिक्विड स्टेट में मर्क्यूरी, है ना। तो इसीलिए जहां जहां मेटल होगा वो सॉलिड तो होगा ही, तो इसीलिए यहां पर क्या दे दिए, S, ठीक है। उसके बाद रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बाद वाला चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें बताएंगे एसिड डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है। अभी आप ये समझिए डाइल्यूट एसिड अगर बोला जा रहा है मतलब उसमें पानी है, तो अगर वाटर है तो H2SO4 लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, AQ। एसिड जनरली रहेगा तो वाटर में डिजोल्व रहता ही है वो, तो वहां पर आप AQ लिख सकते हैं। जनरली डाइल्यूट एसिड को यूज करते हैं। उसके बाद देखिए फिर ये क्या दिया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अब जब इसमें वाटर है तो इसके द्वारा जो कंबाइन होके बनेगा तो उसका जो सॉल्यूशन होगा तो उसमें तो वाटर होगा ना, तो ZnSO4 में जब वाटर होगा तो आपको यहां पर क्या दे देना है फिर, AQ। अब प्लस गिव्स हाइड्रोजन गैस, तो जब ये गैस बोल ही रहा है तो यहां पर आप क्या दे दीजिए, ये जी। इस तरह से देखिए आप फिजिकल स्टेट इस तरह से इंडिकेट कर दिए। मेटल जहां सॉलिड ही रहेगा,
एसिड हो, बेस हो, जनरली वाटर में ही रहेगा तो AQ ही रहेगा। कोई भी सॉल्यूशन का बात हो रहा है, अगर इधर वाटर में वो है इसका सॉल्यूशन तो उधर भी वाटर में ही होगा तो AQ दीजिए। गैस अगर है तो G दे दीजिए, है ना। कई जगह पर आप देखते होंगे जहां पर भी गैस होता है ना, वहां पर इस तरह से भी अपवर्ड एरो दे देते हैं, अपवर्ड एरो इस तरह से। तो अपवर्ड एरो का भी मतलब अगर यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से अगर लिखा हुआ है ऐसे यहाँ पर अपवर्ड एरो, इसका मतलब गैस है। गैस क्या होगा, स्किप करेगा ना, ऊपर जाएगा, तो इसीलिए अपवर्ड एरो दे देते हैं। प्रिसिपिटेट तो आप लोग जानते हैं, तो प्रिसिपिटेट नीचे सेटल डाउन हो जाता है, तो प्रिसिपिटेट के लिए डाउनवर्ड एरो दे देते हैं नीचे की तरफ, प्रिसिपिटेट के बगल में। तो ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड एरो का ये सिंबल देने का मतलब है। तो पहला वाला जो पॉइंट है ना, वो हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो यहां से आप लोग को समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी में है आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, वहां से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं फिजिकल स्टेट इंडिकेट करने का, ठीक है। तो अभी जो हमारा दूसरा पॉइंट क्या था, हीट जो चेंज हो रहा है उसको इंडिकेट करना है। तो हीट जो चेंज हो रहा है उसको इंडिकेट करने के लिए फिर यहां पर लिख देते हैं। तो इसको यहां से जो है रब कर देते हैं और आप लोग को सेकेंड वाला जो पॉइंट है उसको यहां पर लिख देते हैं। ये देख सकते हैं सेकेंड हमारा क्या था, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज। तो हीट चेंज को इंडिकेट करना है, यहां पर भी थोड़ा ध्यान देना। देखिए ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो कुछ बात बताया गया है वो भी इंपॉर्टेंट है ना। तो अभी देखिए यहाँ हीट चेंज दिखाना है। क्या बताए थे, किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, निकलता है, कहीं पर एब्जॉर्ब होता है, तो उसको कैसे इंडिकेट करते हैं वो यहां पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सिंपल सा रिएक्शन है, व्हेन कार्बन कॉम्बाइंस विथ ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जैसे कोयला का एग्जांपल लीजिए, कोयला में क्या है, कार्बन है। आप कोयला को जला रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, यहां पे दे देते हैं सॉलिड स्टेट। ऑक्सीजन क्या है, गैस, दे देते हैं गैसेस स्टेट में। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, आप जानते हैं, इसको दे दिए गैसेस स्टेट में। अभी देखिए जब आप कोयला को जलाते हैं तो वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है ना, उससे हीट आपको मिलता है ना। तो अगर हीट निकलता है फाइनली किसी भी रिएक्शन में, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहां पर यानी कि प्रोडक्ट वाले साइड में प्लस हीट लिख देना होता है। प्लस हीट भी लिख सकते हैं या हीट एनर्जी लिखना चाहते हैं तो हीट एनर्जी भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो यानी हीट अगर किसी रिएक्शन में निकल रहा है तो आप प्रोडक्ट की तरफ प्लस हीट लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह से समझ में आ जाएगा कि हीट जो है रिलीज हुआ है, निकला है। अभी एक ऐसा रिएक्शन लिख रहा है आपको जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये यहां से रिलीज हुआ। अब देखिए ये ब्रेक हुआ है तो जाके आपको ये मिला है, तो ये तब होता है ना जब इसमें हीट सप्लाई किया जाता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, जब हीट सप्लाई करते हैं ना किसी में, जब हीट एब्जॉर्ब होता है तो वो हमारा किधर लिखा जाता है, रिएक्टेंट के तरफ लिखा जाता है। अगर हीट एब्जॉर्ब हुआ है तो हीट किधर लिख देना है, रिएक्टेंट की तरफ, LHS इधर। और अगर रिलीज हुआ है तो RHS की तरफ लिख देना है, ठीक है। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट आपको मालूम है, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिए हीट का जो एक्सचेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, वो आप इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। इसमें और भी बात अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से एकदम देखिएगा। यहां देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज ध्यान में रखिए। कई बार क्या होगा कि ये हीट को ना यहाँ एरो पर ऐसे लिख देते हैं इस तरह से, तो इसका भी मतलब हीट सप्लाई किया गया है, मतलब हीट दिया गया है, यानी एब्जॉर्ब हुआ है। तो एरो पर भी रहने का मतलब ये। कई बार क्या होता है, हीट को ऐसे ना लिखकर डेल्टा दे देते हैं, ये ट्राइंगल बना देते हैं। तो ये भी अगर आप कहीं देखेंगे तो ये किसको बताता है, हीट को बताता है। और एक्स्ट्रा चीज अगर आपको जानना है वो ये बात, कई बार क्या हुआ, क्या किया गया, इसी रिएक्शन में क्या कर दिया गया कि देखिए यहां पर ऐसे लिखकर
हीट इधर ना लिख के यहां लिख दिया गया माइनस हीट। ये दोनों का मतलब सेम हो गया। कैसे? इस एरो को इक्वल टू की तरह ट्रीट कीजिए। तो अब अगर आप देखिए इस चीज को अगर आप उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो बात तो एक ही हो गया ना। ये देखिए यहाँ माइनस और ये प्लस ऐसा कैंसिल होके बात बराबर हो जाएगा। तो अगर ये यहां लिखा हुआ है या उधर लिखा है लेकिन माइनस लिखा हुआ है तो बात एक ही है। सेम उसी तरह से इसके केस में अगर आपको देखना है तो इसके केस में अगर C+O2 और इधर माइनस हीट लिखा हुआ है, ठीक है, इसको यहां पर लिख देते हैं। अगर C+O2 और माइनस हीट यहां लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब सेम चीज है। इसको इक्वल टू की तरह ट्रीट किए, इसको अगर इधर लाए तो ये देखिए क्या हो गया? माइनस हो गया। तो मतलब बात एक ही है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? और फाइनली इसमें और एक बात ये बताना है कि जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, निकलता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें एब्जॉर्ब होता है, जैसे ये वाला रिएक्शन जिसमें एब्जॉर्ब होता है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप लिख सकते हैं द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड या इवॉल्व, है ना, इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक के लिए क्या बोलेंगे? द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, डेफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल भी हो गया है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे ना, और अगर इसका जितना एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में एक्सोथर्मिक का वो आप एक जगह पे लिख लीजिए, एंडोथर्मिक का जितना एग्जाम्पल दिया हुआ वो सबको आप एक जगह पर लिख लीजिए, इससे आसानी होगा, है ना। तो ये उम्मीद है कि आपको ये सेकेंड वाला जो था पॉइंट, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज, ये क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो है वो है थर्ड, किस कंडीशन पर रिएक्शन होता है वो बताते हैं। तो इसको जो इंपॉर्टेंट बात है वो नोट कर लीजिए। स्लाइड को चेंज करते हैं और हम लोग आ जाते हैं थर्ड वाले पार्ट में, जो क्या है देखिए। ये देखिए यहाँ पर आपका जो है थर्ड है ना ये, तो थर्ड वाला पॉइंट था कि कोई भी रिएक्शन किस कंडीशन में हो रहा है, अगर उसको बता दे तो और इंफॉर्मेटिव हो सकता है, इक्वेशन और इंफॉर्मेटिव हो सकता है। तो जैसे कि दो एग्जांपल यहाँ पर रखे हैं जिससे कि आपको ये वाला पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये गैसेस स्टेट में, हाइड्रोजन जो है ये गैसेस स्टेट में। तो ये यहाँ पर ये कंपाउंड दिया है, इसका नाम मिथेनॉल है, कार्बोनेट्स कंपाउंड में हम लोग इसको पढ़ लेंगे, है ना। तो ये लिक्विड स्टेट में है तो इसको यहाँ L लिखा हुआ है। अभी देखिए ये जो रिएक्शन हुआ है ये किस कंडीशन पर हुआ है, वो एरो पर यहाँ पर इंडिकेट कर दिया गया है। क्या क्या चीज दिया हुआ है इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। ये देखिए जो ATM लिखा हुआ है ना, ये प्रेशर का यूनिट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है। तो यानी इससे ये पता चल रहा है कि 800 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये रिएक्शन हो रहा है। ये तो समझ में आ रहा होगा, टेम्परेचर है, यानी ये रिएक्शन इतने डिग्री सेल्सियस पर हुआ है, 300 डिग्री सेल्सियस पर हुआ है। साथ में नीचे में जो ये आपको लिखा हुआ है ना, ये नीचे में जो ये पार्ट है, ये है हमारा कैटलिस्ट। ठीक है, ये टर्म आप लोग सुने होंगे, जूनियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे। ये कैटलिस्ट या नहीं भी सुने होंगे तो बता देंगे अभी हम। ये कैटलिस्ट है, यहाँ पर ये क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले ये आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये रिएक्शन जो हुआ है इतने प्रेशर, इतने टेम्परेचर और ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हुआ है, तो वो कंडीशन यहाँ देने से ये और इंफॉर्मेटिव हो गया है। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। तो ये देखिए सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि इस कंडीशन में ये हो सकता है। ये क्या है, इसका नाम क्या है? ग्लूकोज। याद करने का तरीका बताए थे ना, कैसे? कहो 6 12 6। शुगर का भी बताए थे, कहो 12 22 11। तो वो सब फंडामेंटल जो था हमारा लेक्चर उसमें है, उसमें अगर देखना है किसी को तो वो आप वहां पर देख सकते हैं। तो ये इस तरह से आप देख लीजिए कि ये कंडीशन इंडिकेट करने से इक्वेशन और इंफॉर्मेटिव हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ फाइनली ये जो अगर कैटलिस्ट नहीं समझ में आया तो ये कैटलिस्ट समझ लीजिए क्या होता है। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, वो कोई कंपाउंड हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस होता है
जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को अल्टर करता है, मतलब चेंज करता है। केमिकल रिएक्शन के रेट को मतलब उसको बढ़ाने में मदद करता है। क्या होता है ना, कई बार कुछ रिएक्शन आपस में कंबाइन नहीं कर पाता है, तो उसके लिए कुछ ऐसा चीज देना होता है जिसके कारण कि वो कंबाइन कर जाए। जैसे बोलते हैं ना कि आग में घी देने वाला काम। जैसे आग में अगर आप घी दे देते तो आग कितना तेज हो जाता है, उसी तरह से रिएक्शन अगर तेज नहीं है तो उसमें घी दे दिया यानी कैटलिस्ट दे दिया और तेज हो गया, है ना। तो ये रेट को डिसाइड करता है, ठीक। तो अब मैक्सिमम स्टूडेंट ये समझते हैं ये सिर्फ रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, तेज कर देता है रिएक्शन को। नहीं, घटाता भी है, दोनों तरह का होता है, ठीक है। कोई रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि उसको स्लो करना होता है। तो हर रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट अलग अलग होता है, डिपेंड करता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, जो रिएक्टेंट है उसका नेचर कैसा है, ठीक। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को अल्टर करता है, चेंज करता है, बिना खुद रिएक्शन में टुक पार्ट किए। बिना खुद रिएक्शन में टुक पार्ट किए का मतलब ये हुआ, आप देख लीजिए यहाँ पर जिंक है, क्रोमियम है, आप देख लीजिए प्रोडक्ट में कहीं पर भी जिंक और क्रोमियम नहीं आया है, तो ये रिएक्शन में टुक पार्ट नहीं किया है, इसका कोई भी पार्ट नहीं आया रिएक्शन में, सिर्फ ये धक्का दिया रिएक्शन को, है ना। अगर नहीं हो पा रहा था तो उसको पुश किया और वो रिएक्शन हो गया है। अब बोलेंगे सर यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया सर, तो अरे ये ऑक्सीजन इधर से आया है, इसका ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीजन इधर नहीं आया है ना। तो कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेज विच ऑल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और अगर आपको एनसीईआरटी का डेफिनेशन देखना है तो ये आपको कार्बोनेट कंपाउंड में दिया हुआ है। जो आप देखें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड में जो एडिशन रिएक्शन है, थर्ड प्रॉपर्टी जो है, उसमें कैटलिस्ट का डेफिनेशन भी दिया हुआ है और बहुत सारे रेफरेंस बुक में भी दिया रहता है। तो इस तरह से देखिए हमारा ये इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बनाने का जो पार्ट था वो यहाँ से कंप्लीट होता है। तो आप लोग का काम ये है कि जो भी पार्ट में ये जो एग्जांपल हम जैसे भी दिए रिएक्शन का, आप और भी एग्जांपल ढूंढिए, उसको अपने नोट्स में और भी एग्जांपल देके लिखिए। एनसीईआरटी में जितना है उसको ढूंढ कर लिख दीजिए। एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक का जितना भी रिएक्शंस है उसको लिख के फर्स्ट चैप्टर में जितना भी एक जगह पे लिख लीजिए, है ना। फिजिकल स्टेट में ज्यादा नहीं, कुछ वो एक्सरसाइज में जो उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये जो कुछ कंडीशन वाला ये तो दो ठीक है, और एक दो और लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। तो क्या क्या था पॉइंट, सबसे पहला फिजिकल स्टेट के सिंबल को देने से क्या होता है, इक्वेशन और इंफॉर्मेटिव हो जाता है। दूसरा, हीट चेंज को देने से और इंफॉर्मेटिव हो जाता है। और तीसरा, कंडीशन किस कंडीशन पर हो रहा है वो बताने से और ज्यादा ही इंफॉर्मेटिव हो सकता है। अब आप किसी रिएक्शन को देखेंगे तो देखिए कितना बात बता रहा है कि हम गैसियस में हैं, हम लिक्विड में हैं, हम एक्वस में हैं, गैसियस में हैं। जब तक सनलाइट नहीं हो रहा है तो हम हो नहीं सकते, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, क्लोरोफिल भी होना चाहिए। तो अब देखिए देख कर ही बहुत सारा चीज पता चलता है ना। प्लस हीट माइनस हीट भी रहेगा, वो सब चीज से आपको पता चल जाता है ना। तो आपको इस तरह से पढ़ना है, सिर्फ क्या किए बुक में देखे ये है उसका टॉपिक पढ़े ये बस आगे निकल गए, नहीं। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड में बहुत अच्छा परसेंट आए तो कुछ थोड़ा पेशेंस रख के छोटे छोटे चीज को इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से ये टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा कि हाउ टू मेक द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। यहाँ से 3 पॉइंट आता है। तो अब देखिए आप लोगों का वर्क क्या है, क्या क्या करना है आपको अपने नोट्स में, क्या करना है आपको नोट्स में ये हेडिंग दे देना है, हाउ टू मेक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव। उसके बाद आपको वो 3 पॉइंट लिखना है जो स्टार्टिंग में लिखवाए थे। वो 3 पॉइंट लिखने के बाद फिर आपको फर्स्ट पॉइंट में आना है ना। जैसे कि ये इंडिकेट करना है कि फिजिकल स्टेट क्या है उसका, वो लिखकर उसके बाद उसमें एक एग्जाम्पल दे देना है। फिर सेकेंड वाला पॉइंट लिखना है, फिर उस पर एक एग्जाम्पल दे देना है। थर्ड वाला लिख देना है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल दे देना है। एक एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं 2-3 एग्जाम्पल तो आप 2-3 एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जिसमें कंफर्टेबल है। एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल जरूर दे दीजिए हर पॉइंट में, ठीक है। तो ये वाला पार्ट देखिए यहाँ से कवर होता है, लेकिन इसके अंदर और भी कुछ एक्स्ट्रा सब चीज जो हम लोग जाने हैं उसको भी अलग से नोट्स में लिखना है। जैसे अगर आप देखेंगे तो जो हीट वाला जो कंडीशन था ना उसको बताने का, तो उसमें क्या हुआ, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो पार्ट आ गया हमारा। तो अब आप चाहें तो नोट्स में उसको अलग से लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, या तो आप अलग से लिख लीजिए, नहीं तो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है
तो आपको बता देते हैं, सबको अपना एनसीईआरटी बुक देखेंगे, एनसीईआरटी पेज नंबर बता देते हैं। पहले तो पेज नंबर 6 का जो थर्ड इक्वेशन है आप लोग उसको देखिए, उसमें लिखा है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसमें जो दो रिएक्शन लिखा हुआ है, पहला की सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड और दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वाला जो है, इसमें जो लोग भी इक्वेशन लिखे थे अपने होमवर्क में, आप क्या करेंगे, हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बगल में उसका फिजिकल स्टेट ब्रैकेट में ऐसे करके लिख दीजिएगा। जो लोग नहीं लिखे हैं वो चीज कर दीजिएगा। पहला होमवर्क ये हो गया। क्या हो गया पहला होमवर्क आपका, तो ये इसको करना है। दूसरा होमवर्क हो गया एनसीईआरटी पेज नंबर बता देते हैं, पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट इंडिकेट करना है। ठीक है, ये सिर्फ फिजिकल स्टेट लिखे ताकि आपको समझ में आ जाएगा उसमें करना क्या है। जो इक्वेशन लिख चुके हैं पहले का ये होमवर्क था, तो आप उसमें फिजिकल स्टेट जो है उसके बगल में आप लिख दीजिएगा। दो इक्वेशन है इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आपका होमवर्क है वो एनसीईआरटी से ही है। एनसीईआरटी पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये लिखवा चुके थे आपको, है ना, डिक्टेट कर चुके थे। आप वहां से क्या करेंगे, डिफिनेशन लिख लेंगे और गिव एग्जांपल्स, दोनों का एग्जांपल देना। तो आप यहां पर देखिए क्या कीजिएगा, इस होमवर्क में एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जितना भी एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में है सारे को खोजकर एक्सोथर्मिक का डिफिनेशन के बाद एग्जाम्पल में सारा रिएक्शंस लिख दीजिए जो आपके एनसीईआरटी में एक्सोथर्मिक का। फिर इंडोथर्मिक का जैसे लिखेंगे तो जो जो भी इंडोथर्मिक का रिएक्शंस आपके बुक में होगा एनसीईआरटी में उसको लिख दीजिए। अगर कुछ और एक्स्ट्रा अगर आपको लिखना है कोई रेफरेंस बुक से तो लिख सकते हैं, एनसीईआरटी तक का लिख दीजिए, सफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद फिर है व्हाई इज रिस्पायरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का आया है बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से आप जो है प्रिपेयर कर लीजिएगा, है ना, होमवर्क कीजिए इसको। नहीं होगा तो बताएंगे कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, एक्सप्लेन करना है तो इसके लिए आप बुक पढ़िए। हमेशा याद रखिए जो आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं सिर्फ उतना ही काफी नहीं है, आप उसी चीज का एनसीईआरटी से एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए और जो टॉपिक में आपको लगता है कि थोड़ा और जानना है तो रेफरेंस बुक कीजिए, नहीं तो वीडियो लेक्चर और एनसीईआरटी को पढ़ जाएगी, सफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि नोट्स भी आपको बन जा रहा है, सारा चीज हो जा रहा है। उसके बाद ये दो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 9 और 10, ये आपको कर लीजिए। हाँ, अभी बहुत स्टूडेंट को एक चीज ये कंफ्यूजन होता है कि सर अगर केमिकल रिएक्शन लिखने अगर आता है तो क्या ये बात हमेशा लिखना जरूरी है उसके ब्रैकेट में उसका फिजिकल स्टेट, तो कोई जरूरी नहीं है। आप जैसे कि देख सकते हैं, अगर आपको ये चीज एनसीईआरटी पेज नंबर 5 में आप देख सकते हैं, पेज नंबर 5 में बताते हैं कहां पर है। आप देखेंगे रिएक्शन है लिखा हुआ है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। इसी के नीचे लिखा है नोट दैट द सिंबल, उसके बाद वाला लाइन में जो है यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ए केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। ये देखिए एनसीईआरटी भी बोल रहा है कि आप तब तक केमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट नहीं लिखा रहता है जब तक कि स्पेसिफाई करने बोला ना जाए। तो आपके रिएक्शन में अगर दिया गया है कि अगर फिजिकल स्टेट को स्पेसिफाई कीजिए तो आप वहां पर लिखिएगा, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में फिजिकल स्टेट आपको लिखने बोला जा रहा है तो आप वहां पर लिखिएगा। ऐसे कोई जरूरी नहीं, लिख देते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। जब स्पेसिफाई करना बोला जाए तभी फिजिकल स्टेट को लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सारा बात आप लोग को समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जो है देखिए ये आपका जो वर्क है वो हो जा रहा है, तो होमवर्क करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात और कि अब देखिए क्या है,
जो भी लेक्चर्स हो रहा है उसमें जो भी डाउट हो रहा है आपको, आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप में एकदम ऑनेस्टली पूछिए। कोई भी डाउट आप फोन से भी पूछ सकते हैं, जिस तरह से भी हो अपने डाउट को एकदम पूछिए। होमवर्क एकदम ऑनेस्टली आप उसको सबमिट कीजिए, स्नैप लीजिए होमवर्क का और उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा जो है गाइडेंस का, उसमें आप उसको भेजिए। ठीक, अब बता देते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सारा जो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस वो नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा। फिर एक क्लास और हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन, डेंसिडिटी में जाएगा। तो 2 क्लास में अब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें आपको क्या करना है, प्रीवियस पहले वाला चीज रिवाइज कर लेना। क्या क्या, कंपाउंड का वैलेंसी, फॉर्मूला, एलिमेंट का सिंबल, वैलेंसी, इतना आपको याद रखना है। जो जो एसेंशियल जो लिखाए थे बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, वहां जो नहीं देखे, नहीं किए अभी तक, उसको कर लीजिए। तब क्या होगा ना, आपको ऐसे सिखाएंगे कि सिर्फ रिएक्टेंट अगर दिया तो प्रोडक्ट कैसे होगा वो बता सकते हैं आप। प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक रिएक्टेंट दिया हुआ है, एक रिएक्टेंट नहीं दिया हुआ है, ब्लैंक है, तो वहां कैसे जानेंगे कौन सा रिएक्टेंट होगा। 2 रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट मिसिंग है, तो क्या होगा, है ना। तो ये सारा चीज हम लोग को तब बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा जब आप वो सब चीज याद रखे होंगे, है ना। तो इसीलिए आज के लेक्चर में हमारा यही रहा, और नेक्स्ट जो हमारा है उसको हम लोग करेंगे। एकदम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, डाउट को शेयर कीजिए, बताइए कि क्या दिक्कत हो रहा है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। घर में अच्छे से टाइम डिसाइड कीजिए पढ़ने का। जब पढ़ते हैं कॉपी पेन साथ में रखिए, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। होमवर्क भी कोशिश कीजिए उसी वक्त बना लीजिए, एक टाइम डिसाइड कर रखिए पढ़ने का, बीच में गैप मत कीजिए होमवर्क करने में, ठीक है ना। तो इसी तरह से कीजिए। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक घर में रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, ठीक। थैंक यू। Hope so lectures are helpful to you. So subscribe our channel to get the notification of new lecture. Thank you.